नमस्कार, इंडिया एनालिसिस टिकट पर टकराव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी समर और इस समर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं अब धीरे धीरे मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, तो दोनों की सूचियां भी सामने आ चुकी हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 136 नाम सामने हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 144 नामों की पहली सूची आ चुकी है। जैसे पहले से ही ये इस बात का अंदेशा था कि इस बार दोनों के लिए चुनौतियां कम नहीं है, खासतौर पर टिकट वितरण को लेकर। हालांकि दोनों ही दलों ने तमाम सारे सर्वे कराए, तमाम तरह से एंगल उसमें देखे गए, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो जातिगत हो, या फिर व्यक्तिगत तौर पर उस कैंडिडेट की क्या यूएसपी अपने क्षेत्र में है, अपने उसके क्षेत्र में यूएसपी क्या है, इसको भी देखा जाए तो ये तमाम सारी चीजें रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 की हम बात करते हैं, बात मुकाबले की करते हैं, तो बिल्कुल इस बार का जो मुकाबला है कई मायनों में काफी अलग है इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि दोनों के लिए टिकट वितरण भी कोई आसान काम नहीं है। इसको लेकर भी तमाम सारी दोनों दलों के सामने चुनौतियां हैं। और जब सूची भारतीय जनता पार्टी की आई तो कई नाराजगियां पार्टी में देखी गई। इसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 144 नामों की जो सूची पहली आई, उसके बाद कई तरह की जो नाराजगी है, जो असंतोष है, वो भी देखा गया। और ये समय ये भी है कि पाला बदलने का भी है। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी की छिटक कर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो सूचियां बची हैं, चाहे कांग्रेस के भी 144 नाम सामने आए हैं, बाकी जो 230 विधानसभा की सीटें हैं 144 के बाद नाम सामने आना है, 136 बीजेपी की है, बीजेपी की भी सामने अभी जो कैंडिडेट हैं वो आना है। कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेंगी, क्या एक बड़ी चुनौती चुनाव के साथ दोनों के लिए ये भी बन रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, प्रदेश प्रवक्ता, स्वागत है डॉक्टर संदीप जी आपका। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जी, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब भी जुड़ रहे हैं। चेतन जी आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे सबसे पहले डॉक्टर संदीप सबलोग जी आपके पास में आता हूं। हालांकि ये लंबे समय से चर्चा का विषय रहा कि आप की जो सूची है उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 144 बीजेपी से ज्यादा नाम आपने फाइनल कर दिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो असंतोष है, जो नाराजगी है, वो जो एक डैमेज दिख रहा है, क्या सब लोग जी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है? राजेश जी, अभी जो हमारी 144 प्रत्याशियों की सूची घोषित हुई है, इसमें किसी तरह का कोई पार्टी को खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई डैमेज का, किसी असंतोष का। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पास सीट है 230 और कांग्रेस में लगभग 4000 लोगों ने टिकट के लिए अपने अपने दावे प्रस्तुत किए थे। तो ये तो संभव है नहीं कि हम 4000 लोगों को प्रत्याशी बनाएं। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया। माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निचले स्तर के कार्यकर्ता और आम जनता के बीच से जो मत निकल के आए, उस मत के आधार पे जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे, जो बेहतर प्रत्याशी हो सकते थे, उनके नाम चयन करके उन्हें घोषित करने का काम किया है। हमारी मानसिकता मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर है और हमने ये 144 प्रत्याशी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 144 भविष्य निर्माताओं का चयन किया है, जो जनता की कसौटी पर खरे उतरकर मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में एक अच्छी, साफ सुथरी, सुशासन वाली सरकार देने का काम करेंगे। लेकिन सवाल डॉक्टर संदीप सबलोग जी, सवाल इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है कि जिसकी बात आप करते थे पारदर्शिता की या फिर बेहतर कैंडिडेट होगा, वो कह रहे हैं कि इसमें परिवारवाद भी है, इसमें कई ऐसे हैं जो दागी हैं, या तमाम तरह के अन्य ऐसे कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये शगल है
कि 4 उंगलियां जो उनकी अपनी तरफ है वो तो देखेंगे नहीं, एक उंगली कांग्रेस की तरफ दिखाने का काम करते हैं। अगर वो परिवारवाद की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी परिवारवाद से कहाँ अछूती है। अगर इंदौर की हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय जी को वहां प्रत्याशी बनाया गया है, तो उसके पहले उनके बेटे वहां पे विधायक थे, भले ही दूसरी सीट से थे। और भी ऐसे तमाम उदाहरण, विश्वास सारंग जी हैं, और भी दूसरे कई ऐसे नेता हैं, सुरेंद्र पटवा जी है। इस बार तो आपने एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट दे दिया। ये बात तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक परिवार में 2 लोगों को टिकट दिया है। जहां भी टिकट दिए हैं कांग्रेस के अपने प्रतिष्ठित लोग हैं, कांग्रेस के अपने पुराने कार्यकर्ता हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, यदि आप सचिन यादव जी की बात करें तो उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, या उनके बड़े भाई अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस नाते टिकट दिया तो ये कहना गलत है। पिछली बार भी तो वो विधायक थे। अगर जनता उनको स्वीकार नेता के रूप में नहीं करती, कार्यकर्ता के रूप में नहीं करती, तो उस बार क्यों चुनती। आप अगर दिग्विजय सिंह जी के बेटे की बात करते हैं, जयवर्धन सिंह जी की, तो उन्होंने भी पिछला चुनाव जीता है। तो जो जनता की कसौटियों पर खरे उतरते आए हैं, वो देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विश्वास करती है, ठोकतंत्र विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का और जनता का मन जानने के बाद प्रत्याशी घोषित किए, ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से बैठे केंद्रीय नेताओं ने सीधे ही अपनी प्रत्याशियों की सूची ठोक दी है, ये ठोकतंत्र है। आप देखिए ना, कैलाश विजयवर्गीय जी को पता ही नहीं था कि उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा, और दूसरे जो सांसद या केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी बनाए गए, उन्हें भी नहीं पता था उन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा। हमारे यहाँ सबको पता है कौन प्रत्याशी बन सकता है। चलिए वंदना जी के पास में आ जाता हूँ। वंदना जी, वो कह रहे हैं कि असंतोष तो भारतीय जनता पार्टी में है, हालांकि जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जो टकराव की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में भी इस बार काफी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि तमाम सारे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे इस डैमेज को देखें? देखिए राजेश जी, इनकी जो सूची आई है उसके बारे में एक शब्द कहा जा सकता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो उस तरह की ये सूची लाए हैं। इतना चिंतन, इतना मनन, इतना बैठके और इतनी सारी चीजें करने के बाद अंत में क्या करते हैं, फिर से वही परिवारवाद और तुष्टीकरण पे आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ गिनाना चाहूंगी, कुछ तथ्य आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि कैसे इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। देखिए, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से प्रत्याशी बनाया है, फिर भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से, उनके रिश्तेदार प्रियवत को खिचलीपुर से, समधी घनश्याम सिंह को सेवड़ा से, भांजे सिंधु विक्रम सिंह को शमशाबाद से, भांजे दामाद अजय सिंह को चुरहट से। इसी तरह प्रेमचंद गुड्डू जी हैं, उनकी बेटी को, अरुण यादव जी के भाई को, अजय सिंह के मामा को, राजेंद्र कुमार को टिकट दिया गया। तो इस तरह की परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी कहती है कि दिल्ली से हमारा नेतृत्व तय करता है। कम से कम हमारे नेतृत्व में आप देखिए कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है। अगर आप वो कहते हैं कि आप भी कहां इससे अछूते हैं। हमारे यहाँ जो अनुभवी है वो भी चुनाव लड़ रहा है, एक युवा भी चुनाव लड़ रहा है। हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना परिवारवाद के। आप देखिए सिरमौर से दिव्यराज, जिनकी आयु 38 के आसपास है, 38-40 के आसपास है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और 70 साल प्लस के भी प्रत्याशी हमारे। तो हमारे यहाँ परिवारवाद को नहीं देखा जाता, जिसमें क्षमता है, जो इसमें कुशल नेतृत्व की नीति है, कुशल नेतृत्व करने योग्य जो व्यक्ति है, उसको हम चुनाव लड़ाते हैं। जिसके और सबसे मुख्य बिंदु जो इसमें आता है वो होता है जनाधार, जो जनता का प्रिय है, जनता के बीच में लोकप्रिय है, जिसने जनता के हित में कार्य किए हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारती है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग एक ही सीट से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन लगाते हैं, लेकिन उनमें वंदना जी वही बात तो कांग्रेस कर रही है कि जिसका जनाधार है, 4000 लोग मैदान में थे, 4000 में सिर्फ 144 मैदान में आए हैं। तमाम तरह से जो फिट उस क्राइटेरिया में बैठे, उन्हीं को हमने टिकट दिया है। बिल्कुल, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों सवाल खड़े कर रही है? बिल्कुल, इन्होंने परिवारवाद क्यों चला रखा है? आखिर ये परिवारवाद से ऊपर कब उठेंगे? 70 साल तक जब तक इनकी पार्टी ने राज किया तो एक परिवार का महिमा मंडन करते रहे, उनकी चरण वंदना करते रहे, और उनकी चरण वंदना आज भी चल रही है। आज भी दिल्ली से राहुल गांधी का आदेश होता है। यहाँ पे 3 लॉबीज में बढ़ चुकी है कांग्रेस के, कमलनाथ जी की लॉबी, एक दिग्विजय सिंह जी की लॉबी, और बाकी की एक लॉबी। तो ये जो लूट कांग्रेस, झूठ कांग्रेस, फूट कांग्रेस, जाति के आधार पर लड़ाने वाली कांग्रेस,
15 महीने में 15,000 करोड़ घोटाले करने वाली कांग्रेस, तो और ये जो झूठ बोल के जनता को चलिए मैं आता हूँ, कांग्रेस मैं आता हूँ सब लोग जी आपके पास में आऊंगा, आपसे सब लोग जी आऊंगा, इसी पर आऊंगा, जवाब ले लेता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं, पर्टिकुलर लॉबी को संतुष्ट डॉक्टर कर पाएं। संदीप सब लोग जी मैं आता हूँ, और आप जो बात अभी कहना चाहते हैं, अब जब आपकी बारी में आऊंगा तो आप जरूर जवाब दीजिए। मैं सीधे चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, बिल्कुल ये सही है कि 230 विधानसभा की सीटें तो 230 कैंडिडेट ही मैदान में होंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जिस इस टिकट वितरण के बाद जितना भी हुआ है, जिस तरह का असंतोष देखा जा रहा है, क्या जो आने वाली सूची और है उसमें ये जो नाराजगी है, जो घमासान है, या जो दल बदल की स्थिति है, अभी और तेजी से देखने को मिलेगी इस इलेक्शन में, तेजी से? देखिए राजेश जी, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में रहता है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। कार्यकर्ता है वो चाहता है कि हमको पार्षद की टिकट मिले, पार्षद चाहता है कि हमको विधायक की टिकट मिले, विधायक चाहता है कि हम मंत्री बने, मंत्री चाहता है मुख्यमंत्री बने। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक स्वाभाविक स्वभाव भी होता है किसी भी व्यक्ति का। जो लोग बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए 230 सीटें हैं और उसमें 4,000 आवेदन आए हैं, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया, तो उसमें से किसको टिकट दी जाए, ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि उसमें से आपको उन लोगों को निकालना है जो जीत सकते हैं और सत्ता में पार्टी को पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको टिकट नहीं मिलती है उसको कहीं ना कहीं निराशा होती है और वो असंतोष की आग में जलने लगता है और उसका फायदा दूसरी पार्टियां उठाती हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नहीं है, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का डंडा बहुत तेजी से चलता है, इसलिए जो विद्रोह होता है वो सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन कांग्रेस में वो चीजें बाहर आ जाती हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस में कि हम लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लेकिन वो लोकतंत्र कई बार अराजकता में भी तब्दील हो जाता है। तो दोनों पार्टियां, देखिए 2 पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, दोनों पार्टी में हर व्यक्ति चाहता है कि वो अगर पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का मौका मिले कि उसको विधायक की टिकट मिले। लेकिन जब चूंकि सत्ता की लड़ाई है तो इसलिए दोनों पार्टियां इस तरह की कैंडिडेट चुनने का प्रयास करती हैं जो जीत सकते हैं, क्योंकि जब आपका कैंडिडेट जीतेगा तभी आप सत्ता के पास पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत से मुद्दे होते हैं कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय है कि नहीं है। चलिए सर, बिल्कुल बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं, और यही कारण है कि तमाम सारे फिल्टर्स की जब बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 4,000 जो दावेदारी कर रहे थे उसमें 144 ही नाम अभी सामने आए। मैं सीधे एक बार फिर डॉक्टर संदीप सबलोग जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर संदीप सबलोग जी कह रहे हैं लूट फूट झूठ तमाम सारी चीजें। सबलोग जी राजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन वंदा त्रिपाठी जी से कहना चाहूंगा कि अभी आप कमलनाथ जी पे आरोप लगा रही थी कि उन्होंने 15 महीने में घोटाले किए। आपकी सरकार 3.5 साल से क्या चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है? क्या आपके पास संविधान की ताकत नहीं है? कमलनाथ जी घोटालेबाज है तो जेल भेजने की ताकत आप लोगों में क्यों नहीं है? ये सवाल आप लोगों से है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि गर्भवती महिलाओं का पोषण आहार में घोटाला करना क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है? जो स्कूली बच्चे हैं उनकी शरीर से ड्रेस को छीन लेना क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है? क्या पटवारी परीक्षा में 15 लाख रुपए रिश्वत लेके नौजवानों के मुंह से निवाला और हाथ से रोजगार छीनना क्या आपकी पार्टी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद माना जाता है? तो स्वागत है आपका, आप लोग महान हैं, आप लोग दूध के धुले हुए लोग हैं और आपको इस देश की जनता लेकिन ठीक है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, आपका वो जवाब आ गया जो वंदना जी ने कहा था। बात वो परिवारवाद की भी कर रही हूं। मैंने जो कहा था आपसे कि एक ही परिवार के 2 लोग, मैं उसका भी जिक्र यहां पर कर दूं कि जिस तरह से अलीराजपुर की बात करें तो मुकेश पटेल को टिकट दिया गया और उनकी जो भाभी हैं सोना महेश पटेल, उनको उम्मीदवार जिस तरह से बनाया गया, इसलिए मैंने कहा था कि एक परिवार से 2 लोग आए हैं। राजेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि कोई व्यक्ति जमीनी स्तर पे अपनी मजबूती रखता है, जनता में उसका जनाधार है, और अगर हमारे सर्वे में ये आता है, हमारे
मूल्यांकन में, हमारे पड़ताल में आता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो हमने उसको टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है तो होने दें, हमने तो अपने स्तर पे जो बेहतर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो लेकिन डॉक्टर सनी, सब लोग यही तो बनता है। आप भी एक कार्यकर्ता के तौर पर, आप भी एक प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। चेतन भट्ट साहब भी जिस तरह से कह रहे हैं कि सिर्फ क्या कार्यकर्ता का काम इतना ही है कि झंडे बैनर लगाओ और तमाम सारी चीजें और वर्क है वो करो, मौका तो सभी को मिलना चाहिए था ना। तभी तो अगर हम कहते हैं कि कार्यकर्ता ही सबसे, जो बूथ लेवल पर काम करता है उसी से मजबूती आती है, तो mौका तो सबसे ही मिलना चाहिए। जब वो परिवार में ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर कार्यकर्ता को नहीं लगता कि नहीं, हम किस लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राजेश जी, जिस तरह से सेना में कर्नल से लेकर सिपाही तक के सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सेना युद्ध लड़ने का काम करती है, इसी तरह से राजनीतिक दल भी जब चुनाव आता है तो सबका अपना अपना काम होता है। सब मजबूत सेनापति होते हैं, सबकी अपनी भागीदारी होती है, और जिस चीज के योग्य होता है उसका काम उसको सौंपा जाता है, और वो काम अपना। चलिए वंदना जी करने की क्षमता रखेगा उसे नेतृत्व करने मिलेगा, जो संगठन करने की क्षमता करे रखेगा उसको संगठन का काम दिया जाएगा। चलिए वंदना जी, अभी सिर्फ 136 नामों की सूची आई है, और जो नाराजगी है मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का देखने को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि कैडर बेस पार्टी है, चाल चरित्र, चेहरा, अनुशासन, तमाम सारी चीजें हैं। ये अनुशासन टूटता हुआ क्यों नजर आ रहा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपने देखी होगी जो दूसरी सूची आई थी उसमें कितने बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आए थे, केंद्रीय मंत्री, सांसद और जो हमारे रहे हैं उनको तक हमने मैदान में उतारा है। तो ये अनुशासन ही है, इसी को वो कह रहे घबराहट है। ये अनुशासन ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित सेना है जिसमें हर व्यक्ति की महत्ता है, और हमारे यहाँ सबको कार्यकर्ता माना जाता है। हम सब, मैं प्रवक्ता होने से पहले, हमारे माननीय तोमर साहब केंद्रीय मंत्री होने से पहले, या हमारे राकेश सिंह जी सांसद होने से पहले, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और यही हमारी परंपरा और संस्कार है कि अगर हमारी पार्टी कहती है कि एक केंद्रीय मंत्री विधायक का चुनाव लड़ेगा तो वो विधायक का चुनाव लड़ता है, ना ही कोई असंतोष जताता है, ना ही वो किसी प्रकार की टिप्पणी करता है कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके कांग्रेस पार्टी की तरह सिर फुटौल नहीं करता है, कपड़ा फाड़ नहीं करता है कि जाके कमलनाथ जी से जब पूछा जाता है कि आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया तो तुम दिग्विजय की लॉबी के हो, जाओ उनके कपड़े फाड़ो। इस तरह की अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में ना कभी हुई है, और अगर कोई करता है तो तत्काल प्रभाव से उसे भारतीय जनता पार्टी से हटा दिया जाता है, क्योंकि अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और ये जो सूची आई है, दूसरी सूची क्रमांक 2, वो ये दर्शाती है कि किस प्रकार हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी जरूरत पड़ने पर एक कार्यकर्ता की भांति लोकतंत्र के सबसे बड़े कपड़ा फाड़ की बात बहुत चर्चा में है। संदीप जी, मैंने कहा कि वंदना जी कह रही हैं, उसका जिक्र कर रही है, जो बात दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में हुई कपड़ा फाड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी को अपने घर या अपने अंदर खाने में देखने की बजाय सदियों पुरानी ये आदत है कि वे दूसरों के घरों में झांकने का काम करते हैं। मनमोहन सिंह जी के घर में वो झांक के देख आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, और बोलते थे साहब ये नहाते नहीं है। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी शिगुफे छोड़ने में माहिर है, और यदि आपस में कोई बात हंसी मजाक के तौर पे हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसको अगर अपना कोई इशू बनाती है तो बनाने में हमें उससे क्या फर्क पड़ने वाला। ये तो दिग्विजय सिंह जी का इस्तीफा करा चुके थे कि ऐसे नटवर लाल लोग हैं, ऐसे कलाकार लोग हैं कि ये कुछ भी करने में सक्षम है साहब। किसी भी तरह का वीडियो बना लेंगे, किसी भी तरह का पत्र बना लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है। अब वो छटपटाहट में इस तरह का काम करेंगे ताकि जनता का ध्यान इनके भ्रष्टाचार से हट के कांग्रेस की तरफ चला जाए कि कांग्रेस में कुछ अलग चल रहा है। इतनी सी कवायद। चलिए वंदना जी कुछ कहेंगे, फिर चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगे। वंदना जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह नहाते नहीं, अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कम से कम आप थोड़ा सम्मान दे सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये आपकी संस्कृति होनी चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं और आप कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। आप देखिए, हम लोग नहीं बोलते मोदी के नरेंद्र मोदी के, हम हमेशा सम्मान देना चाहते हैं और सम्मान से जीना जानते हैं। और आपकी कांग्रेस पार्टी में आप लोग जवाहरलाल नेहरू को आप लोग क्या कोई कैडर नहीं, आप लोग आपस में लड़े मरे जा रहे। जहाँ सूची जारी हुई, सारी एकता खत्म हो गई। पहले आप लोग कांग्रेस पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी, अब आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने को उतारू हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने को उतारू हैं। तो इस तरह की जो ये नीति आप लोगों के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चलिए मैं दोनों मेहमानों के पास 30 सेकंड के लिए और आऊंगा। चेतन भट्ट साहब, ये गर्माहट क्या बयां कर रही है? क्योंकि हम कई बार लंबे समय से ये चर्चा करते आए हैं कि जो 23 का जो चुनाव है आसान नहीं है, चाहे तमाम सारे मुद्दों की बात की जाए या फिर टिकट वितरण जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस घमासान की अगर हम बात करें तो। देखिए राजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो 23 का चुनाव है ये आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। इसमें मतदाता किसको पसंद करता है, किसकी नीतियों को पसंद करता है, किसकी घोषणाओं को आत्मसात करता है, उस आधार पे वो अपना मत देगा। दूसरी बात सबसे बड़ी जो हो रही है कि लोगों को बार बार टिकट दे दी जाती है। देखिए, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये तय करना पड़ेगा और मुझे लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बैठ के तय करना पड़ेगा कि हम किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा टिकट नहीं देंगे। क्योंकि कई बार ये अब देखा है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो 8-8, 10-10 बार से विधायक हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो 50 साल से विधायक है या 40 साल से विधायक है, तो उसके सामने जो कार्यकर्ता पैदा हुआ है वो 40 साल तक सिर्फ दरी फट्टा उठाता रहेगा। तो ये देखना होगा पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जीत रहा है इसलिए उसको आप टिकट दे रहे हो सकता है कोई दूसरा नया व्यक्ति उससे ज्यादा मतों से जीत जाए। तो आपको ये प्रयोग तो करना पड़ेगा, एक पार्टी में ये तय करना होगा कि हमको 2 बार से ज्यादा जो व्यक्ति है उसको हम संगठन के काम में लगाएंगे, क्योंकि उसका अनुभव भी संगठन को मिलेगा। दूसरी बात, जो परिवारवाद की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि परिवारवाद तो हर जगह है। वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, व्यापारी का बेटा। लेकिन उसमें और राजनीतिक परिवारवाद में एक फर्क है कि डॉक्टर का बेटा का डॉक्टर बन रहा है तो वो MBBS करके आता है, 5 साल पढ़ाई करता है। वकील अगर बनता है तो वो LLB करके आता है, 5 साल की पढ़ाई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में 50 सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के सिर पे चढ़ के व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। तो ये जो फर्क है परिवारवाद में। लेकिन मुझे लगता है कि परिवारवाद के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अगर उस व्यक्ति को जनता चुन रही है तो उसको फिर परिवारवाद का नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर जनता उसको परिवारवाद को नकार रही है तो फिर निश्चित तौर। चलिए डॉक्टर संदीप सबलोग जी कुछ कह रहे हैं, आप 30 सेकंड का वक्त है, वक्त की कमी है। सबलोग जी का जी डॉक्टर संदीप सबलोग। चैतन्य भट्ट जो बड़े अच्छे समीक्षक और मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर वकील का बेटा वकील नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनेगा, तो सीधी बात ये है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस भट्टी में पूरी तरीके से तब कराना चाहिए, ये भी कह रहे हैं वो। निश्चित रूप से लोकतंत्र में भी परीक्षा होती है, लोकतंत्र में जनता की वोट और जनता का समर्थन होता है। और यदि परिवारवाद में थोप के अगर टिकट दे दिया जाता है और जनता स्वीकार नहीं करेगी, जनता की चलिए मेरी दूसरी लाइन है, अगर टिकट पर टकराव पहली लाइन है, सब लोग जी दूसरी अगली लिस्ट का इंतजार कब आ रही है? निश्चित रूप से 48 घंटे के अंदर अंतिम लिस्ट आपको। चलिए 48 घंटे। वंदना जी क्या है आपके पास में खबर, क्योंकि आप भी दिन भर बीजेपी दफ्तर में सारा कुछ देखती रहती हैं, आ जाएगी आज कल? हमारा जो संगठन तय करता है वही होता है। संगठन चाहेगा तो अभी आधे घंटे के अंदर आ जाएगी, चाहेगा तो 2 दिन बाद आ जाएगी। और जो तो ये कह रहे हैं, क्लू मिलते होंगे वहां पर रहते रहते। देखिए मैं एक छोटी सी सैनिक हूँ और इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी मैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता का बेटा भी नेता बन सकता है, तो पहले उसे उस भट्टी में तपना पड़ता है। राहुल गांधी जी जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, मैं मानती हूँ कि माननीय राजीव गांधी जी वाकई में एक युग पुरुष थे, माननीय इंदिरा गांधी जी वाकई में युग बदलने वाली एक नेत्री थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी युग पुरुष और युग बदलने वाली नेत्री हैं, नहीं, क्योंकि वो उस भट्टी में तपे नहीं, विदेशी कल्चर में पैदा हुए, विदेशों में पढ़े, आज उनसे हिंदी बोलते नहीं बनती। राहुल गांधी जी टमाटर और मिर्ची का अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या जनता का हित करेंगे?
आप ये ये बताइए। आपकी सोच और वो हो सकती आते है, हैं पर और एक टमाटर पढ़ी मिर्ची जानता नहीं पढ़ाई मालूम। लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ के चले जाते हैं, उन्हें- जाति के उन्हें आधार पे राष्ट्रवाद लड़ा और के राष्ट्रद्रोही एक का अंतर नहीं मालूम है। हास्यास्पद नुक्कड़ चर्चा चलिए करके चले चलिए जाते चलिए, हैं। तो तो जरूरी नहीं कि नेता का बेटा नेता ही बने। तमाम सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, लेकिन टिकट पर टकराव है और टकराव के साथ अगली लिस्ट का इंतजार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की, क्योंकि जब दोनों तरफ से सूरमा योद्धा मैदान में होंगे तो फिर जो एक समर है और इस समर का जो समय है वो पूरे रंग में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एमपी का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव की जो जंग है, जो रण है, योद्धा तैयार है, बहुत कुछ तैयार हो चुके हैं, बहुतों का भी इंतजार है। पूरी तरीके से ये समर कुछ ही दिन में, लगता है 1-2 दिन में या 48 घंटे के अंदर पूरी सेना दोनों तरफ से दिखेगी, या फिर अन्य जो दल हैं वो लगातार मैदान में ताल ठोकते हुए दिखेंगे। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।